हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा जा रही है। स्वागत है आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोहर में। दोस्तों, आज की क्लास है हमारी इंग्लिश की, जिसमें हमने शुरू किया था कंजक्शन। इसकी एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। दोस्तों, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक उठाइए और वहाँ से आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कंजक्शन की हमारी दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में हमने कंजक्शन की परिभाषा और कुछ नियम पढ़े थे। आज भी शुरू करते हैं अगले नियम से। तो दोस्तों, कंजक्शन का जो हमारा अगला नियम है, रोल, वो है हमारा लेस्ट और शुड को लेकर। ठीक है दोस्तों, लेस्ट और शुड। दोस्तों, इसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है हमारा वरना या नहीं तो। ठीक है दोस्तों, समझते हैं। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सेंटेंस में वो जो है हमें थोड़ा गुमराह कर सकता है। मैंने बताया कि लेस्ट के साथ में हम हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे, तो ठीक है। तो इसके साथ में, लेस्ट के साथ में हम हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या होता है, बहुत सी बार जो है वो यहाँ पे तुम्हें विल का प्रयोग देगा और मे का प्रयोग दे सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हमारा विल का प्रयोग जो है हमारा गलत होगा और मे का प्रयोग भी हमारा गलत होगा। तो हम लेस्ट के साथ में हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड के साथ में। तो दोस्तों देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। वर्क हार्ड, लेस्ट यू विल फेल इन एग्जाम। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक सेंटेंस है, तीनों एक ही सेंटेंस है। दोस्तों देखते हैं कौन सा सेंटेंस हमारा सही होगा और ये कौन सा सेंटेंस हमारा इसमें गलत है। तो दोस्तों मैंने बताया है कि लेस्ट के साथ में हम जब भी यूज करेंगे हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे। इसके साथ में हमारा विल का प्रयोग भी गलत होगा और मे का प्रयोग भी गलत होगा। जैसे सेंटेंस नंबर 1 में दिया है, लेस्ट के साथ में यहाँ पे इसने विल का प्रयोग किया है, जो कि होगा हमारा गलत। तो हम विल की जगह किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। ऐसे ही वर्क हार्ड, लेस्ट के साथ में दिया है शुड का प्रयोग और लेस्ट के साथ में शुड का ही प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस है हमारा ये सही। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं, वर्क हार्ड, लेस्ट यू मे का प्रयोग कर दिया और मैंने बताया था कि लेस्ट के साथ में मे का प्रयोग होगा हमारा गलत। तो यहाँ पे मे का प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे हम इसमें शुड का। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको रोल नंबर 5 अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। रोल, दो आल दो,
दो आल्दो। ठीक है दोस्तों, इसके जो हिंदी अर्थ की बात करूं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। हालांकि, हालांकि या यद्यपि। ठीक है दोस्तों, थो और आल्दो दोनों का मीनिंग होता है, हालांकि बोल देंगे या बोल देंगे हम इसे यद्यपि। अब देखते हैं सेंटेंस। दोस्तों इससे जुड़ी एक खास बात है, ध्यान लिखेंगे। अगर हम थो का प्रयोग कर रहे हैं रिटन में, किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस को लिखा हमने थो या आल्दो को लेकर, यानी लिखित में लिखा, तो दोस्तों ऐसे वाक्य जो हैं दो वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, जिसमें दो या आल्दो का प्रयोग हुआ हो, उनमें, उन वाक्यों को रिटन में लिखते हुए अगर हम जोड़ रहे हैं तो उनमें प्रयोग करते हैं हम कोमे का। ठीक है, अगर हम उन दोनों वाक्य को बोलते हैं या पढ़ेंगे तो, यानी रीड करते हैं उसे, तो वहां पे जो है हम उन दोनों को वाक्यों को जोड़ने के लिए येट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दो वाक्यों को हम येट थो या आल्दो के साथ जोड़कर लिख रहे हैं तो जोड़ेंगे उन्हें कोमा के साथ में। अगर दो वाक्यों को हम पढ़ रहे हैं जोड़कर तो वहां पे क्या जोड़ेंगे साथ में, उनके येट जोड़ेंगे। समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो he did not study, he did not study yet he passed the exam. Exam. Next, although she woke up late, comma, she reached school ऑन टाइम। दोस्तों आपके सामने दो सेंटेंस है। दो ही डिड नॉट स्टडी येट ही पास्ड द एग्जाम, ऑल्दो शी वोक अप लेट, शी रिच्ड स्कूल ऑन टाइम। यानी उसने पढ़ाई नहीं की यद्यपि वह पास हो गया। तो दोस्तों ये सबने सेंटेंस रिटन में लिखा हुआ है, यानी ये हमने सेंटेंस लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, अगर उसमें दो या आल्दो का प्रयोग हो तो दोस्तों एक सेंटेंस हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में हमने जोड़ा ही पास्ड द एग्जाम, मैंने उसने एग्जाम पास कर लिया। तो मैंने बताया था अगर इसे लिखित में जोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, कोमा। लेकिन ये लिखित रूप में है तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, येट लगाया है। तो दोस्तों ये येट का प्रयोग होगा हमारा गलत। अगर हम मुँह से बोल रहे हैं तो बोलने पर जो हम येट बोलेंगे, लेकिन अगर लिखेंगे तो वहाँ पे जो है येट ना आकर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा कोमा आएगा। तो येट का प्रयोग होगा हमारा यहाँ पे गलत। और एग्जाम में जो है हमें रिटन में मिलता है, ना कि एग्जाम हमसे बोल के पूछता है। तो रिटन में आएगा तो कॉम में येट की जगह हम कोमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 में, ऑल्दो शी वोक अप लेट, हालांकि वह लेट उठी, शी रीच्ड स्कूल, फिर भी स्कूल टाइम पर पहुंच गई। तो दोस्तों एक सेंटेंस जो है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने एक सेंटेंस जोड़ा, वह टाइम पर पहुंच गई। किससे जोड़ा वो जोड़ा हमने कोमा लगाकर। अभी सेंटेंस में हमारा लिखित रूप में है, जब वाक्य हमारा लिखित रूप में हो तो उन्हें जोड़ने का काम कैसे करते हैं हम, कोमा से। तो इसमें कोमा का प्रयोग किया है हमने, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, दो ऑल्दो का जो प्रयोग होता है ना, तो दो वाक्यों को, दो विरोधी वाक्यों को जोड़ता है।
यानी दो वाक्य ऐसे होंगे जो एक दूसरे के उल्टे होंगे। जैसे उसने थो ही डिड नॉट स्टडी, यानी वह पढ़ा नहीं। ही पास द एग्जाम, यानी उसने पास कर लिया, यानी वह पढ़ा भी नहीं और एग्जाम भी पास कर लिया। अगर वो नहीं पढ़ा है तो पास कैसे हो गया? एक सेंटेंस में जो वो पढ़ा भी नहीं है और दूसरे में सेंटेंस में उससे क्लियर दिखा रखा है, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ऐसे इसमें ऑल्दो सी वोक अप लेट, यानी वह लेट उठी। सी रिच्ड स्कूल ऑन टाइम, और वह समय पर स्कूल पहुंच गई। यानी लेट भी उठ रही है और टाइम पे समय पहुंच रही है, यानी दोनों काम जो है अपोजिट है। ठीक है दोस्तों, तो दो ऑल्दो का प्रयोग कहां करते हैं हम? दो विरोधी वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। आई डोंट नो, इफ ही विल हेल्प मी। सेकेंड, आई डाउट if he will attend the class। और तीसरा सेंटेंस है हमारा आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर इफ he will come today। तो दोस्तों ये तीन सेंटेंस हैं आप में आपके पास। तो दोस्तों इन तीनों सेंटेंस को देखकर बताइए इन तीनों सेंटेंस में हमें कॉमन चीज क्या दिख रही है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डाउट, मुझे संदेह है। आई एम नॉट श्योर, मैं पक्का नहीं हूं। यानी दोस्तों ये तीनों जो वाक्य हैं हमारे, ये हमारे शो कर रहे हैं अनश्योरिटी। यानी नॉट 100%, यानी हम किसी भी बात को लेकर जो है 100% श्योर नहीं है, हम अनश्योर हैं। यानी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ ही विल हेल्प मी, यानी वह मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। आई डाउट, मुझे संदेह है। ही विल अटेंड द क्लास, वह क्लास अटेंड करेगा। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं। ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें जो है हमारी अनश्योरिटी, यानी 100% हम श्योर ना हो किसी बात को लेकर, अगर ऐसे सेंटेंस आपके सामने आए तो उन सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंजक्शन करता है। तो देखते हैं दो अनश्योर सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कौन सा कंजक्शन करेगा। तो दोस्तों देखते हैं, एक सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्लियर और एक ये हमारा यहाँ पे। तो हमने जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया है? इफ का। ऐसी सेंटेंस नंबर सेकंड में पहला क्लियर, सेकंड यहाँ पे क्लियर, और कंजक्शन क्या है हमारा? इफ। ऐसे थर्ड में आई एम नॉट श्योर, पहला सेंटेंस, और ही विल कम टुडे, सेकंड सेंटेंस। इसमें कंजक्शन क्या है हमारी? इफ। यानी तीनों सेंटेंस में जो है हमने कंजक्शन इफ का प्रयोग किया है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, नोट, अनश्योरिटी दर्शाने वाले वाक्यों में कंजक्शन इफ के स्थान पर वेदर, WHETHER, वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अनश्योरिटी वाले सेंटेंस अगर हमारे सामने हैं तो उनमें हम कंजक्शन इफ का प्रयोग ना कर कर किसका प्रयोग करते हैं? वेदर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों वेदर का अर्थ ही हमारा होता है शायद,
तो वेदर का अर्थ होता है हमारा शायद, जो भी शायद जो हमारा एक श्योर वर्ड नहीं है, इसमें भी अनश्योरिटी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इफ के स्थान पर क्या कर देंगे, वेदर, WHETHER, यहाँ पे भी वेदर और नंबर 3 में भी वेदर, तब जाके हमारे सेंटेंस जो होंगे ये क्लियर होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये नियम था हमारा अनश्योरिटी दर्शाने वाले वाक्यों में किस कंजक्शन का हम प्रयोग करेंगे। वो कंजक्शन क्या है हमारा, वेदर। लेकिन एग्जाम में क्या मिलेगा हमें, वेदर के स्थान पर इफ का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इफ का प्रयोग होगा हमारा गलत और वेदर का प्रयोग होगा हमारा सही। कब, तब वाक्य, जब वाक्य हमारे अनश्योरिटी दर्शा रहे हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नेक्स्ट रूल, दोस्तों इस सेंटेंस, ये नियम जो है मेरा WH वर्ड को लेकर है। WH वर्ड यानी ऐसे वर्ड जो हमारे पर्सन पूछते हो उन्हें बोलते हैं हम WH वर्ड। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। ठीक है दोस्तों, उन्हें बोलते हैं हम WH वर्ड। दोस्तों अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड एज ए कंजक्शन का प्रयोग हो, यानी WH वर्ड को हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, यानी WH वर्ड को हम जो है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तब क्या कंडीशन हमारे सामने हो सकती है। जब किसी वाक्य में WH वर्ड का कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाए, तब WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में हमारे कंजक्शन के रूप में WH वर्ड का प्रयोग किया है तो जानते हैं WH वर्ड के बाद जो है हम कभी भी जो है ना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। I asked him what was he doing. She told me why. She told me why was she absent. The previous day. The previous day. He did not tell me. Tell me where had he kept the bag. ठीक है दोस्तों, आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, I asked him what was he doing.
तो दोस्तों देखते हैं WH वर्ड सेंटेंस के बीचों बीच आया है, यानी अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड का शुरू में प्रयोग ना होकर बीच में प्रयोग किया जाए तो दोस्तों वहां पर जो WH वर्ड होता है वो हमारा जो है एक कंजक्शन का कार्य करता है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, अगर उसका प्रयोग शुरू में ना मिलकर हमें वाक्य के बीच में मिले। ठीक है, तो इसमें वर्ड जो है हमारा WH वर्ड है और यहाँ पे क्या काम कर रहा है, फिलहाल एक कंजक्शन का काम कर रहा है। तो दोस्तों मैंने बताया था WH वर्ड अगर कंजक्शन के रूप में हो तो उसके तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगे। तो WH वर्ड क्या है हमारा, वर्ड के बाद हम तुरंत चेक करें क्या है हमारा इसमें, वाज। और वाज क्या है दोस्तों, हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका प्रयोग होगा हमारा यहाँ पे गलत। तो हम क्या करेंगे सही करने के लिए, इस वाज को यहां से हटाएंगे और इसे करेंगे ही वाज, व्हाट ही वाज डूइंग, यानी वाज को इधर से उठाकर दो से जोड़ लेगा और जो वाक्य जो पहला बाद का वर्ड था उसे लेकर आएगा हम स्टार्ट में। तो व्हाट ही वाज डूइंग, अब होगा हमारा सेंटेंस ये सही। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी टोल्ड मी व्हाई वाज सी अब्सेंट द प्रीवियस डे। तो दोस्तों WH वर्ड क्या है इसमें हमारा, वाई, सेंटेंस के बीच में आया है तो कंजक्शन है। तो देखते हैं इसके बाद हमारा क्या आया है, वॉज, जो कि हमारा क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों WH वर्ड के तुरंत बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, तो ये भी होगा हमारा गलत। तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन यहाँ से बदल कर यहाँ कर देंगे, तो ये बन जाएगा सी टोल्ड मी वाई सी वाज अब्सेंट द प्रीवियस डे, तब जाकर हमारा सेंटेंस होगा ये सही। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल, ही डिड नॉट टेल मी, उसने मुझे नहीं बताया, वेयर, कहाँ, हैड ही केप्ट द बैग, उसने बैग कहाँ पे रखा था। दोस्तों वेयर, वेयर क्या है हमारा, यहाँ पर एक WH वर्ड है जो कि वाक्य के बीच में आया है तो कंजक्शन का काम किया है इसने। तो इसके बाद देखते हैं हमारा क्या आया हुआ है, हैड, और हैड भी क्या है हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यानी इसका प्रयोग भी हमारा यहाँ पे हो गया गलत। तो हम क्या करेंगे, इस हैड के बाद जो हमारा वर्ड है ये ही, इसे उठाकर लाएंगे वेयर के बाद, तब जाके हमारा सेंटेंस होगा ये सही। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही डिड नॉट टेल मी वेयर ही हैड केप्ट द बैग। ठीक है दोस्तों, तब जाके ये सेंटेंस होगा हमारा यहाँ पे सही। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। दोस्तों ये आज का आखिरी नियम है, आज की क्लास का, और ये है मेरा अनटिल एंड अनलेस, अनटिल और अनलेस को लेकर। ठीक है दोस्तों, ये दो वर्ड हैं, इन दोनों शब्दों का जो है अर्थ जो है हम अलग अलग निकालते हैं। जैसे बात करूं मैं अनटिल की, अनटिल, दोस्तों अनटिल का जो अर्थ होता है वो प्रयोग करते हैं हम टाइम के लिए। ठीक है दोस्तों, या जब तक नहीं, और अनलेस, दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं हम कंडीशन, कंडीशन के लिए, या हिंदी में बोलते हैं हम इसे शर्त के लिए, और इसका अर्थ निकालते हैं हम तब तक नहीं, तब तक नहीं। अनटिल टाइम के लिए, जब तक नहीं, अनलेस कंडीशन शर्त के लिए, तब तक नहीं। तो ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके बारे में एक खास बात ध्यान रखेंगे, अनटिल हो चाहे अनलेस हो, दोनों के लिए नियम हमारा सही है। अनटिल या अनलेस के बाद
वाक्य में निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, यानी किसी सेंटेंस में अनटिल और अनलेस का प्रयोग हुआ है तो अनटिल और अनलेस के बाद हम किसी भी निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन अनटिल और अनलेस के पहले हमारा निगेटिव वर्ड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। डोंट गो एनीवेयर, until I do not come। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, you will not pass the exam, you will not pass the exam unless you do not work hard। देखिए दोस्तों, आपके सामने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पढ़ते हैं और एक एक को हल करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाना। अनटिल, जब तक नहीं। आई डो नॉट कम, मैं नहीं आ जाता। दोस्तों मैंने बताया था अनटिल के बाद जो है हम किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते। तो जैसे दोस्तों देखते हैं, अनटिल के बाद हमारा आया हुआ है डू नोट। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव वर्ड को यहाँ से हम हटा देंगे। तो सेंटेंस क्लियर कैसे होगा, अनटिल आई कम। अब आप सोच रहे होंगे कि डू के नोट तो हमारा नेगेटिव वर्ड था, लेकिन हमने डू क्यों हटाया। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात करते हैं। आई डू नॉट कम, तो दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, लेकिन मैंने बताया था कि अनटिल के बाद आने वाला सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव ना होकर अफर्मेटिव यानी साधारण होगा। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव को अफर्मेटिव में बताया, और अफर्मेटिव में जो है हमेशा डू और डज का प्रयोग नहीं करते। डू और डज का प्रयोग हम कब करते हैं, या तो वो नेगेटिव वर्ड हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, डू या डज का। लेकिन हमें बनाना है सिंपल, तो मैंने डू के साथ में नोट को भी रिमूव कर दिया। तो ये हो गया हमारा डू नोट, हो गया यहाँ से हमारा कट। और क्या हो गया, डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई कम। ये सेंटेंस हो गया हमारा यहाँ पे सही। ऐसी अगला सेंटेंस, यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। दोस्तों देखते हैं इसमें अनलेस जो है हमारा कंजक्शन है, इसके पहले चेक करते हैं। नेगेटिव वर्ड दिया है, तो दोस्तों मैंने बताया था कि अनलेस हो या अनटिल हो, पहले तो हम नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अनटिल या अनलेस के पहले नेगेटिव वर्ड आ सकता है, लेकिन अनलेस या अनटिल के बाद हम नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, देखा हमने अनलेस के बाद यू डू नोट, यानी नोट इसमें जो है हमारा नेगेटिव वर्ड हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस नोट को भी हटाएंगे, और नोट के साथ में हमें डू को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। और नेगेटिव को हम बना रहे हैं अफर्मेटिव, तो डू या डज का प्रयोग हमारा नहीं होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड। ये वाला पार्ट हो गया हमारा इसमें से कट, और तब जाके होगा हमारा सेंटेंस ये सही। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।